हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है, इस पे हम हमारे केमिस्ट्री की एक नई सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। यानी कि हम केमिस्ट्री के अंदर पर्टिकुलरली मेडिसिनल केमिस्ट्री को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री का आज हमारा फर्स्ट लेक्चर रहने वाला है। और आज के इस फर्स्ट लेक्चर का टॉपिक हम जो डिस्कस करेंगे ये रहेगा इंट्रोडक्शन एंड ड्रग डेवलपमेंट एंड ड्रग डिजाइन। यानी कि आज के लेक्चर में मैं आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री का थोड़ा इंट्रोडक्शन आपके सामने रखूंगी। साथ ही साथ हमारे स्टार्टिंग के जो दो टॉपिक हमें मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर दिए हुए हैं, जो है आपका ड्रग डेवलपमेंट एंड ड्रग डिजाइनिंग, दोनों को हम साथ कवर करते हुए चलेंगे। दोनों क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, सेम टॉपिक है। एक बार आपने ड्रग का डेवलपमेंट बताना है, एक बार ड्रग कैसे डिजाइन की जाती है, ये चीज आपने बतानी है। तो इन दोनों टॉपिक्स को मैं आपके साथ 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 कवर करते हुए चलूंगी। तो देखो, आसान सा लेक्चर है, मेडिसिन के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस करना है, ड्रग्स के बारे में हमने ज्यादा कुछ डिस्कस करना है। तो देखो, आसान सा लेक्चर रहने वाला है, मैं आपको सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस कराऊंगी, दोनों टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो देखो, सिंपल है लेक्चर, थोड़ा सा लर्निंग है, बाकी तो हो जाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा, डेफिनेटली आपको भी क्लियर आएगा। ओके, तो स्टार्ट करें लेक्चर को। चलिए ठीक है। तो देखो ना, लेक्चर को हम कुछ इस तरीके से स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली यहाँ पर को लिखा हुआ है व्हाट इज मेडिसिनल केमिस्ट्री, यानी कि पहले समझ लेते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री होती क्या है। देन हम पर्टिकुलरली ड्रग्स वगैरह पे इंट्रोडक्शन लेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मेडिसिनल केमिस्ट्री क्या है। तो यहाँ बोल रहा है मेडिसिनल केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ये भी क्या है, केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जो कि किससे डील करती है, विच डील विद द डिजाइन एंड सिंथेसिस ऑफ ड्रग्स एंड देयर बेसिक अंडरस्टैंडिंग। यानी कि मेडिसिनल केमिस्ट्री भी केमिस्ट्री की एक ब्रांच है, लेकिन इस ब्रांच के अंदर हम पर्टिकुलरली किससे डील करते हैं, किसके बारे में डिस्कस करते हैं, ड्रग्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ड्रग्स की डिजाइनिंग कैसी है, ड्रग्स की सिंथेसिस कैसी होती है, साथ ही साथ ड्रग्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बारे में भी हम कहाँ डिस्कस करते हैं, मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री क्या है, तो सिंपल से आप बोल सकते हैं कि मेडिसिनल केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ chemistry which deal with which deals with the design and the synthesis of a drugs and their basic understanding. This is called as a medicinal chemistry. Okay, अब मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर सबसे सिंपल और सबसे जो आप बोल सकते हो फंडामेंटल टर्म जो आपका रहता है वो होता है ड्रग। अब ड्रग क्या होता है वो हम समझ लेते हैं। तो देखो, पहले यहाँ पे इसने 2 पॉइंट लिखे हुए हैं। ये बोले गुड ड्रग मस्ट बी, एक अच्छे ड्रग को कैसी कैरेक्टरिस्टिक, एक अच्छे ड्रग की क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। तो पहले ड्रग क्या होता है वो समझ लेते हैं, देन आप देखेंगे कि एक अच्छे ड्रग की क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। ओके, तो देखिए ड्रग की डेफिनेशन यहाँ पे आपके सामने पुट की गई है। तो ये क्या बोल रहा है, देखिएगा ड्रग किसे बोलते हैं। तो आप डिफाइन करेंगे द लो मॉलिक्यूलर वेट केमिकल्स विच इंटरेक्ट विथ मैक्रो मॉलिक्यूल टारगेट ऑफ अ बॉडी टू प्रोड्यूस अ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, दिस इज कॉल्ड एज अ ड्रग्स। तो ड्रग क्या होती है, ये बोल रहे ड्रग आपके वो केमिकल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट काफी कम होता है। और जब आप इन केमिकल्स को लेते हैं, जब आप इन केमिकल्स को हमारी बॉडी के अंदर डालते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर जो मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं वो एक टारगेट की तरह एक्ट करते हैं। तो आपका जो ये ड्रग है, ये जो केमिकल्स है, वो क्या है, उन मैक्रो मॉलिक्यूलर टारगेट बॉडी के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं और कुछ न कुछ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स आपके सामने शो करते हैं। तो इस टाइप के केमिकल्स को ही आप क्या बोलते हैं, ड्रग्स बोलते हैं। चीजें क्लियर आई? तो वापस से रिपीट कर रही हूँ। तो ये बोल रहा है ड्रग्स क्या होते हैं, ड्रग्स आपके वो केमिकल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट काफी कम होता है। और जब हम इन केमिकल्स को इनटेक करते हैं, इन केमिकल्स को हम लोग लेते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर जो टारगेटेड मॉलिक्यूल होता है, टारगेट मॉलिक्यूल जनरली मैक्रो मॉलिक्यूल जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स वगैरह हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, ये सब के सब क्या होता है, मैक्रो मॉलिक्यूल होता है। तो हमारी बॉडी क्या है, इन मैक्रो मॉलिक्यूल को एज अ टारगेट बॉडी के फॉर्म में देखती है। तो ये केमिकल्स क्या करते हैं, इन टारगेट बॉडी के साथ इंटरेक्ट करते हैं और कुछ न कुछ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स आपके सामने पुट करते हैं। तो ऐसे केमिकल्स को ही आप क्या बोलते हैं, ड्रग्स। ओके, अब ड्रग आपकी दो टाइप की हो सकती है, ड्रग में भी बेनिफिशियल हो सकती है, ड्रग में भी हार्मफुल हो सकती है। तो अगर आपकी ड्रग बेनिफिशियल है, तो यहाँ लिखा है इफ द रिस्पॉन्स, जो आपको बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मिल रहा है ड्रग को लेने के बाद, ये केमिकल्स को लेने के बाद, तो अगर वो जो रिस्पॉन्स है वो आपका यूजफुल है, वो अगर थेराप्यूटिकली यूजफुल है, थेराप्यूटिकली यूजफुल मतलब कि अगर आप उस ड्रग्स को ले रहे हैं, उस केमिकल को ले रहे हैं और वो केमिकल हमारी बॉडी के अंदर जो इलनेस है, जो डिजीज है, उसको क्योर कर रही है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि अगर आपका रिस्पॉन्स थेराप्यूटिकली यूजफुल है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस टाइप की ड्रग्स को हम बोलते हैं मेडिसिन। लेकिन अगर जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स हमको मिल रहा है वो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स हमारे लिए हार्मफुल है, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, पॉइजन। तो हमारे पास जो ड्रग्स होती है उनको भी हम दो कैटेगरी में डालते हैं, मेडिसिन एंड पॉइजन। मेडिसिन वो होती है जो हमारे थेराप्यूटिकली यूजफुल होती है, तो उसे हम बोलते हैं मेडिसिन। और अगर हमारी बॉडी के लिए कोई भी रिस्पॉन्स हार्मफुल है, तो हम बोलेंगे वो केमिकल हमारा ड्रग कैसा है, पॉइजन है। इतनी चीज क्लियर आई? तो ये बेसिक डेफिनेशन आपने ड्रग के लिए पुट करनी है। ओके, अब ये बोल रहा है अ गुड ड्रग मस्ट बी, यानी कि अब यहाँ पे आपको बताए गए हैं कि एक अच्छी ड्रग की क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। तो दो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक बोला है। पहला ये बोल रहा है
इंटरेक्शन विद द मॉलिक्यूलर टारगेट इन अ बॉडी। ये बोल रहे हैं आपकी ड्रग ऐसी होनी चाहिए, अगर आप एक अच्छी ड्रग की बात कर रहे हैं तो एक अच्छी ड्रग का क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, ये क्या करे हमारे बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूलर टारगेट है उसके साथ क्या कर ले, आसानी से इंटरेक्ट कर ले, ऐसा नेचर होना चाहिए आपकी अच्छी ड्रग का। बिकॉज ड्रग जब हम लोग इंटेक करेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूलर टारगेट होगा उसके साथ इंटरेक्शन तो जरूरी है ड्रग का, जब वो इंटरेक्ट करेगी नहीं तब तक असर करेगी नहीं। तो हमने क्या करना है, एक अच्छी ड्रग की पहली कैरेक्टरिस्टिक हमने ये पुट करनी है कि जो अच्छी ड्रग्स होती है, जो गुड ड्रग होनी चाहिए, वो मस्ट बी इंटरेक्ट विद द मॉलिक्यूलर टारगेट ऑफ अ बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूलर टारगेट है उसके साथ उसने इंटरेक्ट करना चाहिए। दूसरा बोल रहे हैं कैपेबल ऑफ रिएक्टिंग टू दैट टारगेट, और क्या होना चाहिए, उस टारगेट के साथ वो रिएक्ट करने की कैपेबल होनी चाहिए। ये उसकी क्या होगी, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है। ये जैसे एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक, एक अच्छी ड्रग की क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है उसको आपने यहाँ पे पुट किया हुआ है, ठीक है। अब नाउ देखो यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन की बात कर दी, देखो हमने मेडिसिनल केमिस्ट्री क्या होती है वो पढ़ ली, हमने ड्रग क्या होता है उसको मैंने अब आपको डिस्कस करा दिया। अब हम हमारे पर्टिकुलर टॉपिक पे चलते हैं जो है ड्रग डेवलपमेंट एंड ड्रग डिजाइन। यानी कि पहले हम बात करेंगे ड्रग का डेवलपमेंट कैसा होता है। देखो ड्रग की डेवलपमेंट में मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी। फर्स्टली हम बात करेंगे ड्रग का डेवलपमेंट पास्ट टाइम पे, पुराने टाइम पे कैसे ड्रग का डेवलपमेंट होता था, कैसी ड्रग्स को हम यूज करते थे, एंड देन रिसेंट टाइम पे, प्रेजेंट टाइम में ड्रग का डेवलपमेंट कैसा है, देन उसको डिस्कस करेंगे। एंड अगर आप किसी मार्केट के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं कि ड्रग कैसे बनती है, मार्केट के अकॉर्डिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट के अकॉर्डिंग ड्रग का डेवलपमेंट कैसा होता है, उसको हम 3 फेज में क्लासिफाई करते हैं। तीनों फेजेस को मैं आपको डिस्कस कराऊंगी। एंड देन ये आपका कहाँ इंक्लूड होगा, ड्रग डेवलपमेंट के अंदर इंक्लूड होगा। तो देखो ज्यादा कुछ ड्रग डेवलपमेंट के अंदर नहीं है, बिकॉज ड्रग डेवलपमेंट ही तो ड्रग डिजाइन होती है। ड्रग डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि ड्रग्स को कैसे डेवलप किया जाता है, एंड ड्रग डिजाइन का मतलब क्या है कि अगर आपकी ड्रग डेवलप होती है तो उसे आप कैसे डिजाइन करते हैं। देखो ना, कोई भी मेडिसिन है, कोई भी दवाई है, कोई भी ड्रग है, वो कभी भी डायरेक्टली मार्केट में तो अप्रोच नहीं की जाती, डायरेक्टली मार्केट में तो नहीं भेजी जाती है। उस पर क्या होता है, पहले नंबर ऑफ टेस्ट होते हैं, ठीक है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, बहुत सारी उसमें रिसर्च होती है। फिर सालों बाद, कितने सालों बाद जाके जब उसमें रिसर्च सक्सेसफुल हो जाती है, तब जाके वो ड्रग्स को, वो दवाइयों को, वो मेडिसिन को क्या है, सामने, हमारे सामने रखा जाता है, ठीक है, ताकि हम अगर उसे इंटेक कर रहे हैं तो हमारी बॉडी में सिर्फ यूजफुल एक्ट हो, मतलब वो हमारे लिए सिर्फ एक मेडिसिन की तरह काम करे, पॉइजन की तरह काम ना करे। तो इसलिए क्या होता है, हमको क्या है, ड्रग्स के ऊपर बहुत ज्यादा, हमको नहीं, जो आपके फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज में जो भी वर्कर्स, साइंटिस्ट वगैरह रहते हैं, वो उसमें क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। डिजाइन करते हैं मतलब, डिजाइन मतलब क्या हुआ कि एक ड्रग को मार्केट में लाने के लिए उससे पहले, मतलब एक ड्रग बनी हुई है, ड्रग का आपने डेवलपमेंट कर दिया, अब उसके डेवलपमेंट के बाद अगर उसे आप मार्केट में प्लेस करना चाहते हैं तो आपको नंबर ऑफ स्टेप्स को फॉलो करना होगा, टेस्टिंग करनी होगी, सब कुछ चेक करना होगा ना। तो वो सारे स्टेप्स को कंबाइनली हम क्या बोलते हैं, उसकी डिजाइनिंग करना। तो ड्रग डेवलपमेंट मतलब कैसे ड्रग बनी, ड्रग डिजाइनिंग मतलब कि कैसे अगर ड्रग का डेवलपमेंट हो गया तो अब उसे आप कैसे मार्केट में प्लेस करेंगे, क्या क्या चीजें उसमें देखेंगे। तो नंबर ऑफ 4-5 स्टेप्स आपको फॉलो करने होते हैं। तो वो 4-5 स्टेप्स को मैं आपको यहाँ पे फॉलो कराऊंगी। देखो पहला पहला स्टेप आपका क्या रहता है, जो स्टेज होती है, कैसे ड्रग डिजाइन की जाती है, उसकी स्टेज क्या होती है। पहला होता है चूज ऑफ डिजीज, पहले डिजीज को चूज करना होता है। देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ ड्रग टारगेट, उसके बाद एग्जांपल्स मैं आपको डिस्कस कराऊंगी। देन बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ बायसी, उसके बाद हम लोग बात करेंगे फाइंडिंग अ लीड, उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके एग्जांपल्स देखेंगे। देन कंप्यूटर एंड असिस्टेड ड्रग डिजाइन करेंगे। देन हम आपका सेरेंडिपिटी एंड प्रिपेयर्ड माइंड। तो हमको क्या, अगर कोई भी ड्रग की डिजाइन करनी है तो हमको ये 5-6 स्टेप्स को फॉलो करना होता है। विद एग्जांपल मैं आपको सारी चीजें शो करूंगी। तो हमने क्या करना है, अब ड्रग डिजाइन एंड ड्रग डेवलपमेंट पे पर्टिकुलर डिस्कशन लेना है, ठीक है। अब कैसे डिस्कशन लेंगे, तो फर्स्टली मैं आपको ड्रग डेवलपमेंट क्या होता है, छोटा सा टॉपिक है, पहले ड्रग डेवलपमेंट डिस्कस करते हैं, देन हम लोग ड्रग डिजाइन पे चलेंगे, ठीक है। देखो ड्रग डेवलपमेंट इन अ पास्ट, यानी कि पुराने टाइम पे, बहुत पुराने टाइम पे हिस्ट्री में ड्रग्स को ऐसे डेवलप हुई थी, कैसे ड्रग्स को यूज करते थे, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है बिफोर द 21st सेंचुरी मेडिसिन यूजुअली कंसीडर एज अ हर्ब्स। तो ये बोल रहे 20वीं सदी से पहले मेडिसिन को जनरली क्या है, हर्ब्स के फॉर्म में लिया जाता था। यानी कि जैसे हम लोग पुराने टाइम पे देखते थे, कोई मेडिसिन कैप्सूल वगैरह नहीं होती थी। पहले क्या होते थे, हम लोग जड़ी बूटियां, मतलब हम लोग नहीं, पहले के लोग क्या करते थे, जड़ी बूटियां ही लेते थे और उसको खा लेते थे और उनका पेन वगैरह जो भी उनको प्रॉब्लम होती थी वो ठीक हो जाती थी। तो पुराने टाइम पे कोई मेडिसिन नहीं होती थी, हर्ब्स वगैरह ही लेते थे, उससे सब चीजें सही हो जाती थी, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, ये बोल रहे विद द सक्सेस स्टोरी ऑफ अ नेचुरल प्रोडक्ट सच एज अ मॉर्फिन फ्रॉम अ ओपियम एंड कोकीन फ्रॉम अ कोका प्लांट,
natural product is part of a major synthetic effort to a synthesis various analogy in order to improve on what nature already provided। तो ये पूरे पुराने टाइम पे था क्या, हमारा नेचर हमको बहुत कुछ प्रोवाइड करा देता था। हमारे नेचर पे जैसे आपका ओपियम जो प्लांट रहता है उससे मॉर्फिन ऑब्टेन होती थी, तो मॉर्फिन को ही डायरेक्टली लोग यूज कर देते थे। मॉर्फिन एक पेन रिलीविंग आपका बोल सकते हो ड्रग है, पेन रिलीविंग ड्रग है, इसको खा के पेन का रिलीव किया जाता था। सिमिलरली कोका प्लांट से एक और आपको मेडिसिन ऑब्टेन होती थी जो है कोकीन। तो कोकेन से क्या होता था, कोकेन वगैरह जनरली सर्जरी के टाइम पे यूज किया जाता था। ये भी इसका भी सेम वर्क है, ये भी क्या पेन रिलीविंग ड्रग है। तो हम क्या करते थे, देखो ये कोई मेडिसिन नहीं है, मतलब ये कोई मेडिसिन नहीं है जो कि मैन मेड है, कोई बनाई गई नहीं है। ये क्या है, नेचुरली आपकी प्लांट से आपको ऑब्टेन हुई है। ओपियम प्लांट से आपको मॉर्फिन ऑब्टेन होता है, कोका प्लांट से कोकीन ऑब्टेन होता है, और इसको डायरेक्टली क्या है, पुराने टाइम पे क्या है, लोग डायरेक्टली यूज करते थे, डायरेक्टली इनटेक करते थे, और इसकी हेल्प से क्या है, उनको जो भी प्रॉब्लम रहती है, जनरली इन दोनों का काम पेन रिलीविंग का है, दोनों कहाँ यूज होते थे, पेन को रिलीव करने के लिए यूज किए जाते थे। तो पहले क्या, हमको डायरेक्टली जो मटेरियल मिलता है, जो मेडिसिन मिलती थी, वो डायरेक्टली कहाँ से मिलती थी, नेचुरल प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलती थी। कोई भी मेडिसिन वगैरह का फॉर्म में, ये कैप्सूल वगैरह के फॉर्म में ऑब्टेन नहीं होती थी। लेकिन फिर क्या बोल रहा है, लेकिन ये बट करके क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है सीरियस एफर्ट्स टू आइसोलेट एंड प्यूरिफाई द एक्टिव कंपाउंड्स बिगिन ओनली आफ्टर अ मिड ऑफ द 19th सेंचुरी। लेकिन बाद में क्या हुआ, 19th सेंचुरी के बाद ये चीज देखी गई कि मतलब 19th सेंचुरी के बाद ये चीज आई कि इन्होंने क्या करना सीखा कि जो आपके प्लांट है उनको पूरा ही नहीं दिया, जैसे मॉर्फिन है उससे पहले डायरेक्टली इंटेक कर लेते थे। उसके बाद क्या किया गया, 19th सेंचुरी के बाद ये देखा गया कि जो आपके नेचुरल प्रोडक्ट हैं, उन नेचुरल प्रोडक्ट में से जो आपका एक्टिव कंपाउंड है, एक्टिव कंपाउंड मतलब जो आपका लीड कंपाउंड है, जिसकी वजह से बीमारी हमारी ठीक हो रही है, जैसे मॉर्फिन जो है, मॉर्फिन में तो अगर आप मॉर्फिन देखोगे, मतलब जैसे मैं जस्ट आपको बोलूं, मॉर्फिन जो है, मॉर्फिन एक नेचुरल प्रोडक्ट है। इस नेचुरल प्रोडक्ट में एक एक्टिव कंपाउंड होगा, एक लीड कंपाउंड होगा, जिसकी वजह से क्योर हो रहा है, जिसकी वजह से पेन को रिलीफ हो रहा है। लेकिन पूरा मॉर्फिन जो कंपाउंड है उसकी वजह से तो नहीं हो रहा, इसके अंदर एक लीड कंपाउंड है, इसके अंदर एक एक्टिव कंपाउंड है जो कि पेन रिलीविंग की तरह एक्ट कर रहा है। तो वही बोल रहा है कि पहले तो पूरा पूरा हम लोग नेचुरल प्रोडक्ट को इंटेक करते थे, लेकिन आफ्टर 19th सेंचुरी के बाद ये चीज देखी गई कि हमारे नेचुरल प्रोडक्ट में जो एक्टिव कंपाउंड है उसको प्यूरिफाई, उसी को आइसोलेट करना सीखा गया। देन उसके बाद क्या है, उसके बाद जैसे आजकल हमारी जो मेडिसिन बनती है उसमें हमारे जैसे एक्टिव कंपाउंड होते हैं, हमको एक छोटी सी कैप्सूल दी जाती है, उस छोटी सी कैप्सूल के अंदर क्या होगा, उस छोटी की कैप्सूल के अंदर वो एक्टिव कंपाउंड है जो हमारी डिजीज को प्रिवेंट कर रहा है, हमारे हमको क्या है, क्योर कर रहा है, पेन को रिलीव कर रहा है। तो उसके अंदर आपका वो एक्टिव कंपाउंड है जिसे आप बोलते हैं लीड कंपाउंड। तो उसके बाद ये वही चीज बोल रहा है कि 19th सेंचुरी के बाद ये चीज देखा गया कि जो आपके नेचुरल प्रोडक्ट है, नेचुरल के प्रोडक्ट के अंदर जो एक्टिव कंपाउंड है उसको आइसोलेट किया गया, उसे बाहर निकाला गया, उसकी प्योरिटी की गई, उसे आइसोलेट किया गया। और जब उसे आइसोलेट किया गया, देन उसको क्या, आफ्टर 19th सेंचुरी उसे एक मेडिसिन के फॉर्म में, एक छोटे से कैप्सूल के फॉर्म में, छोटी सी दवाई के फॉर्म में फिर हमको ह्यूमंस को दिया गया। इतनी चीज क्लियर है। तो पहले तो हम डायरेक्टली इंटेक कर लेते नेचुरल प्रोडक्ट को, लेकिन बाद में क्या हुआ, उसके नेचुरल प्रोडक्ट के अंदर जो एक्टिव कंपाउंड है, जो कि आपका लीड कंपाउंड है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है पेन रिलीविंग के लिए, जो कि रिस्पॉन्सिबल है डिजीज को क्योर करने के लिए, उसे आइसोलेट करना स्टार्ट किया गया। ठीक है। अब प्रेजेंट टाइम पे, मॉडर्न टाइम में ड्रग का डेवलपमेंट कैसा होता है, तो यहाँ लिखा हुआ है, इन अ रिसेंट टाइम अ मेडिसिनल केमिस्ट्री हैज गॉन अ रेवोल्यूशनरी चेंज, अ रैपिड एडवांस इन अ बायोलॉजिकल साइंस हैज रिजल्ट इन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ बॉडी वर्क एट अ सेलुलर एंड द मॉलिक्यूलर लेवल। ओके, तो ये बोल रहा है, अगर आप प्रेजेंट टाइम की बात करोगे तो हमारे प्रेजेंट टाइम पे मेडिसिनल केमिस्ट्री में क्या है, एक रेवोल्यूशनरी चेंज आपको देखने को मिला, एक खतरनाक चेंज आपको देखने को मिला। कैसे मिला, क्योंकि देखो ना, आजकल प्रेजेंट टाइम पे इतना सारा डिस्कवरी हो गया है, इतनी सारी स्टडी हो गई है, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारी बॉडी में जो डिजीज कॉज हो रही है उसको भी हम आसानी से प्रिवेंट कर सकते हैं, बिकॉज हमको क्या, बॉडी की इतनी अच्छी नॉलेज हो गई है कि हम उस बॉडी में जो प्रॉब्लम अराइज हो रही है उसको क्योर करना भी हम सीख सकते हैं, मतलब उसको क्योर करना भी हम पता कर सकते हैं। तो इस वजह से क्या बोल रहा है, मॉडर्न केमिस्ट्री के अंदर, मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर क्या है, अब आज प्रेजेंट टाइम में क्या एक रेवोल्यूशनरी चेंज आ चुका है। तो आपने जस्ट, मैं यहाँ पर जस्ट आपको एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दी थी थ्योरी के थ्रू। अब देखो, अब यहाँ लिखा हुआ है फ्रॉम कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट, अगर आप मार्केट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको अब यहाँ पर 3 फेजेस दिखाए गए कि अगर आपका ड्रग का डेवलपमेंट होता है तो वो मार्केट में कैसे मतलब मार्केट में आप उसे कैसे प्लेस करते हैं, तो कौन कौन से स्टेप्स आपको फेस करने और फॉलो करने होते हैं।
तो देखो यहाँ पे 3 फेज आपको दिए हुए हैं। तो पहला फेज आपका क्या है? ड्रग डिस्कवरी, दूसरा फेज है आपका ड्रग डिजाइनिंग एंड तीसरा फेज है आपका ड्रग टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट। यानी कि अगर आपने कोई भी ड्रग को मार्केट में प्लेस करनी है तो मार्केट में प्लेस करने से पहले ड्रग की डिजाइनिंग करनी होगी, ड्रग की डिस्कवरी करनी होगी, ड्रग की टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट करना होगा। यानी कि आपको इन 3 फेजेस को फॉलो करना होगा। ठीक है, अब ये 3 फेजेस आपको बताते क्या है तो सुनेगा। पहला फेज जो है आपका ड्रग डिस्कवर। ड्रग डिस्कवर का मतलब क्या है? यानी कि फर्स्टली आपको पहले ड्रग को डिस्कवर करना है, यानी कि ड्रग को पहले फाइंड आउट करना है कि किसको आप ड्रग की तरह यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखो ड्रग क्या है, जो मेडिसिन है वो एक क्या, एक छोटी सी कैप्सूल होती है, मतलब इतू सी छोटू सी होती है। ठीक है, अब उसमें क्या होगा, कितना केमिकल प्रेजेंट होगा अब आप सोच सकते हो। तो इसमें जो है वो हम एक्टिव कंपाउंड का यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको आगे बोला ना, हमारे पास नेचुरल प्रोडक्ट है मॉर्फिन। ठीक है, तो आपके पास जो मॉर्फिन होता है, हम पूरा मॉर्फिन जो क्या खाएंगे, समझ में आ रहा? मॉर्फिन जो है वो हमको इतना पता है वो एक नेचुरल प्रोडक्ट है, वो एक पेन रिलीविंग की तरह काम करता है, पेन को रिलीव कराता है। ठीक है, अब वो पूरा मॉर्फिन जो कि पेन को रिलीव करता है, मॉर्फिन के अंदर एक एक्टिव कंपाउंड है जिसे हम लीड कंपाउंड भी बोलते हैं। तो हमको क्या करना है, उस लीड कंपाउंड को आइसोलेट करना है, बिकॉज हम पूरा मॉर्फिन नहीं ले सकते, हम पूरा मॉर्फिन का इंटेक नहीं कर सकते। उसके अंदर जो लीड कंपाउंड होगा उसको हम आइसोलेट करेंगे, बिकॉज वो लीड ही कंपाउंड, जो वो एक्टिव कंपाउंड है, जो वो लीड कंपाउंड है, वो ही रिस्पॉन्सिबल है पेन रिलीविंग के लिए। तो पहला क्या है, ड्रग डिस्कवर। यानी कि ड्रग डिस्कवर के अंदर हमको ये फाइंड आउट करना है कि हमारा एक्टिव कंपाउंड क्या है, हमारा लीड कंपाउंड क्या है। तो देखो थ्योरी पे भी वही चीज लिखी है, ये बोला ड्रग डिस्कवर मतलब फाइंडिंग अ एक्टिव कंपोनेंट फॉर अ पर्टिकुलर टारगेट कॉल्ड एज अ लीड कंपाउंड। यानी कि ड्रग डिस्कवर के अंदर हमने एक पर्टिकुलर टारगेट यानी कि पर्टिकुलर डिजीज के लिए, जो पर्टिकुलर डिजीज में आपका एक पर्टिकुलर, देखो ना हमारी बॉडी के अंदर कोई डिजीज है तो डिजीज कहाँ हो रही होगी, एक पर्टिकुलर पार्ट पे हो रही होगी। ठीक है, एक पर्टिकुलर टारगेट पे हो रही होगी। तो उस पर्टिकुलर टारगेट को क्योर करने के लिए हमको क्या है, एक पर्टिकुलर एक्टिव कंपाउंड आपको फाइंड करना होगा, जिससे आप क्या बोलते हैं, लीड कंपाउंड। ठीक है, तो पहला काम हो गया ड्रग को डिस्कवर करना। अब अगर आपने ड्रग को डिस्कवर कर भी दिया, आपको लीड कंपाउंड एक्टिव कंपाउंड मिल भी गया, तो अब आपने क्या करनी होगी, ड्रग की डिजाइनिंग करनी होगी। ठीक है, और ड्रग की डिजाइनिंग के लिए वो 5 स्टेप्स मैंने अभी आपको नीचे बताया। यहाँ तो जस्ट हम छोटा सा पढ़ रहे हैं, नीचे 5 स्टेप्स को हम खोल के पढ़ेंगे। ठीक है, अब ड्रग डिजाइनिंग का क्या मतलब है, तो ये बोल रहा है प्रॉपरली ये लीड कंपाउंड आर इम्प्रूव टू मेक इट मोर पेटेंट एंड सेलेक्टिव फॉर इट्स टारगेट। अब ड्रग डिजाइनिंग में हम क्या करेंगे, हमको जो लीड कंपाउंड मिला है, हमको जो एक्टिव कंपाउंड मिला है, उसे हम और इंप्रूव करेंगे, यानी कि और उसे सुधारेंगे और उस पर वर्क करेंगे, और इतना वर्क करेंगे कि वो क्या हो, आपका जो टारगेट है, जिस जो आपकी डिजीज है उसको क्योर करने के लिए वो इस लायक हो जाए कि वो मोर पेटेंट और मोर सेलेक्टिव हो जाए, मतलब वो सेलेक्टिवली आपकी टारगेट पे एक्ट करे। समझ में आ रहा है ना? ड्रग डिजाइनिंग में हम क्या कर रहे हैं, हमारे लीड कंपाउंड को इंप्रूव कर रहे हैं। देखो ना, ऐसा भी तो हो सकता है हमारी बॉडी के अंदर, हमारी एक बॉडी है, इसके अंदर हमारा टारगेट पोर्शन ये है, यानी कि यहाँ पे आपकी मेडिसिन जाके एक्ट करनी चाहिए, बट हमारी बॉडी के अंदर यही टारगेट पोर्शन तो नहीं है, इसके अलावा और चीजें भी हैं। तो मैं जस्ट आपको रफली ऐसे बोल रही हूँ कि हमारी ड्रग ऐसी होनी चाहिए। हमने ड्रग की डिस्कवरी कर दी, हमने ड्रग में एक्टिव कंपाउंड, हमारे लीड कंपाउंड को फाइंड आउट कर दिया। तो फाइंड आउट करने के बाद अब हमको क्या करना है, ड्रग की डिजाइन करनी है। ड्रग की डिजाइन में आप क्या करते हैं, ड्रग को और आप और इंप्रूव करते हैं और मॉडिफाई करते हैं, और ऐसे मॉडिफाई करते हैं कि आपका जो लीड कंपाउंड है वो क्या हो जाए, मोर पेटेंट हो जाए और मोर सेलेक्टिव हो जाए। किसके लिए, अपने टारगेट की ओर अटैक करने के लिए। यानी कि आपने अपना लीड कंपाउंड ऐसा बनाना है कि वो अपने पर्टिकुलर टारगेट पे ही एक्ट करे, उसके अलावा बॉडी में जो दूसरे कंपोनेंट हैं, दूसरे मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, उनमें जाके वो कोई भी असर ना करे। समझ में आया? क्योंकि उन पर असर करेगा तो हमारा तो काम ही खराब हो गया, हमने तो अपने टारगेट को हिट करना था ना। तो टारगेट पे जाना चाहिए। इस वजह से क्या है, हमको ड्रग डिजाइनिंग करनी होती है जिसमें हम हमारे लीड कंपाउंड को, अपने एक्टिव कंपाउंड को और ज्यादा इंप्रूव करते हैं, ताकि वो ज्यादा पेटेंट और ज्यादा सेलेक्टिव हो जाए अपने टारगेट के लिए। इतनी चीज क्लियर आई? अब थर्ड क्या है, थर्ड है आपकी ड्रग टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट। अब लास्ट में क्या है, हमने इसको इंप्रूव भी कर दिया, हमें जो एक्टिव कंपाउंड मिला था, लीड कंपाउंड मिला था, उससे इंप्रूव भी कर लिया, बढ़िया बना दिया। ठीक है, अब बात करते हैं, टेस्टिंग भी तो करेंगे। ऐसा नहीं कि जस्ट चलो चलो सही कर दिया, इंप्रूव कर दिया तो डायरेक्टली किसी के अंदर उसे इनटेक करा दिया, किसी को खिला दिया, ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, पहले उसकी टेस्टिंग करेंगे, उसका डेवलपमेंट करेंगे। तो ये बोले टेस्टिंग प्रोसीजर एंड डेवलपमेंट वर्क इन ऑर्डर टू गेट इनटू द मार्केट। तो अगर आपने क्या करना है, देन अपने ड्रग को मार्केट में प्लेस करना है, तो मार्केट में प्लेस करने से पहले आपने उसकी टेस्टिंग करानी होती है। अब टेस्टिंग अलग अलग तरीके से होती है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, उसकी टेस्टिंग कराएंगे, ताकि अब उसको क्या, अगर उसकी टेस्टिंग वो फुलफिल्ड आ रही है, टेस्टिंग उसकी पास होगी, तो आप उसे क्या करें, मार्केट में प्लेस करें। तो किसी भी ड्रग को मार्केट में प्लेस करने से पहले आपको ये 3 स्टेप्स को, 3 फेजेस को पार करना होता है। इतनी चीज क्लियर आई?
नाउ अब आगे बात करते हैं। अब पर्टिकुलरली देखो डेवलपमेंट का बात खत्म हुआ। अब हम पर्टिकुलरली बात करते हैं ड्रग की डिजाइनिंग कैसे की जाती है, ठीक है। तो डिजाइनिंग ऑफ ड्रग या फिर ड्रग डिजाइनिंग कैसे भी आप इसे बोल सकते हैं। तो ड्रग की डिजाइनिंग कैसे होती है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो पहले तो जैसे इसने यहाँ पे रफली एक्सप्लेन किया है कि ड्रग डिजाइनिंग क्या होती है, बेसिक डेफिनेशन दी है। और ड्रग डिजाइनिंग करते टाइम हमको दो पॉइंट्स को अपने माइंड पर रखना, फैक्टर्स को अपने माइंड पर रखना होता है। वो दो फैक्टर्स क्या है, उसके बाद हम ये दो फैक्टर्स डिस्कस करेंगे। एंड देन लास्टली वो 5 स्टेजेस को हम फॉलो करेंगे। विद एग्जांपल मैं आपको चीजों को क्लियर कराऊंगी कि कैसे ड्रग की डिजाइनिंग की जाती है। ओके, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टार्ट करें। चलिए, तो फर्स्टली यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रग डिजाइन का मतलब क्या होता है। ड्रग डिजाइन को आप कैसे समझेंगे, तो यहाँ लिखा है ड्रग डिजाइन मीन्स सिलेक्शन ऑफ या फिर सेलेक्टिंग और ड्रग फॉर अ क्योरिंग अ पर्टिकुलर डिजीज। यानी कि एक पर्टिकुलर डिजीज को क्योर करने के लिए जो हम ड्रग का सिलेक्शन करते हैं, इसी सिलेक्शन को क्या बोला जाता है, ड्रग डिजाइनिंग बोला जाता है। तो जिस ड्रग डिजाइनिंग की एक बेसिक डेफिनेशन आप ये पुट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, ये बोल रहा है द सिलेक्शन इज मेड कीपिंग इन माइंड द टू इंपॉर्टेंट फैक्टर। और ये बोल रहा है जब भी आप किसी भी ड्रग की डिजाइनिंग के लिए ड्रग की डिजाइनिंग करते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर डिजीज को क्योर करने के लिए जब आप ड्रग का सिलेक्शन करते हो, तो ड्यूरिंग सिलेक्शन आपको दो मेन फैक्टर्स को अपने माइंड पर रखना है। और वो दो मेन फैक्टर्स क्या है, पहला फैक्टर है ड्रग टारगेट क्या होता है, और दूसरा फैक्टर है ड्रग मेटाबॉलिज्म क्या होता है। तो ये दो फैक्टर्स आपको अपने माइंड पर रखने हैं। जब आप ये दो फैक्टर्स को अपने माइंड पर रखेंगे, इन दोनों पॉइंट्स के थ्रू ही आप ड्रग की डिजाइनिंग कर सकते हैं। ओके, तो पहले दो पॉइंट को समझते हैं, देन हम पर्टिकुलरली ड्रग डिजाइनिंग के स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो फर्स्टली बात करते हैं ड्रग टारगेट। तो ये बोल रहा है आपको ये पता होना चाहिए कि ड्रग टारगेट क्या होता है। तो बताइए ड्रग टारगेट क्या होता है। अभी मैंने आपको ऊपर बोला क्या होता है ड्रग टारगेट। देखिए हमारी बॉडी के अंदर बायोमोलिक्यूल होते हैं, ये स्पेलिंग मिस्टेक होगी, इसे करेक्शन कर लीजिएगा। हमारी बॉडी के अंदर बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। बायोमोलिक्यूल्स मतलब जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है, इस स्पीसीज को बोलते हैं बायोमोलिक्यूल, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड एंड ऑल। तो ये हमारी बॉडी के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं, ये क्या होता है, एज अ टारगेट मॉलिक्यूल की तरह एक्ट करते हैं। मतलब बायोमोलिक्यूल ही क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर एक टारगेट मॉलिक्यूल होते हैं, इनके ऊपर ही आके क्या हमारी ड्रग अटैक करती है। तो हमको पहले पता होना चाहिए हमारा कोई भी डिजीज के अंदर पर्टिकुलरली क्या ड्रग टारगेट है, जो ड्रग है वो किसको टारगेट करने वाला है। समझ में आया। तो यहाँ पे वही चीज लिखा है, द बायोमोलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड etc act as a drug target because drug are gaining to attack on these target। तो ये पूरे हमारी बॉडी के अंदर जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, ये सब के सब क्या है, एक ड्रग टारगेट की तरह एक्ट करते हैं। बिकॉज जो हम लोग ड्रग इनटेक करते हैं, ये सारी ड्रग कहाँ जाके अटैक करती है, इन बायोमोलिक्यूल पे जाके ही अटैक करती है। इस वजह से हम इन्हें क्या बोलते हैं, ड्रग टारगेट। इतनी चीज क्लियर आई। अब सेकंड पॉइंट है ड्रग मेटाबॉलिज्म क्या होता है। तो ये बोल रहा है इन जनरल एवरी ड्रग ट्रेवल थ्रू अ बॉडी एंड रीचेज एज अ पर्टिकुलर टारगेट ऑन विच इट इज टू एक्ट। ठीक है, तो ये बोल रहा है जब भी हम लोग कोई ड्रग इनटेक करते हैं, जब भी हम कोई ड्रग लेते हैं, कोई मेडिसिन हम लोग अपनी बॉडी के अंदर डालते हैं, तो वो क्या है, ड्रग हमारी पूरी बॉडी से बोल सकते हो ट्रैवल करती है। जैसे हम कोई दवाई खा रहे हैं, तो वो क्या है, हमारी पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर होती है। तो ये बोल रहा है जब भी हम ड्रग लेते हैं, तो वो ड्रग क्या है, हमारी पूरी बॉडी के अंदर ट्रैवल करती है, और पूरी बॉडी के अंदर ट्रैवल करने के बाद जाके अपने पर्टिकुलर टारगेट पर, यानी कि जो उसका पर्टिकुलर टारगेट है जहां उसने अटैक करना है, उस पर जाके एक्ट करती है। ओके, तो देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है द ड्रग शुड नॉट बी मेटाबोलाइज इन बिटवीन एंड आफ्टर परफॉर्मिंग इट्स डिजायरेबल एक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ना, इसका सिंपल सा मतलब आप ऐसा समझो कि सपोज कीजिए अब मुझे फीवर है, ठीक है, मुझे फीवर है, और उस फीवर को क्योर करने के लिए मैंने पैरासीटामोल ली। ठीक है, अब मैंने पैरासीटामोल ली और मेरा फीवर ठीक हो गया। अब देखो ना, वो जो मैंने मेडिसिन ली, उस मेडिसिन ने मेरे अंदर क्या काम किया, मेरी जो डिजीज थी फीवर, उसको क्योर किया। अब उसको क्योर उसने कब किया, जब मैंने मेडिसिन ली, और वो मेडिसिन ने जो मेरे अंदर जो पैथोजन था, जो मुझे डिजीज कॉज कर रहा था, जो मुझे फीवर कॉज कर रहा था, उस पैथोजन के ऊपर, उस टारगेट के ऊपर जब उसने एक्ट किया, तभी तो मेरा फीवर ठीक हुआ। ऐसा तो नहीं मुझे कोई दूसरी बीमारी भी थी, और मुझे जैसे कोई दूसरी बीमारी थी, लेकिन मैंने पैरासीटामोल खाई, तो वो पैरासीटामोल जो मेडिसिन थी, उसने उस दूसरी बीमारी के ऊपर एक्ट किया। ऐसा तो नहीं है। आप जो मेडिसिन ले रहे हैं, आप जो ड्रग इंटेक कर रहे हैं, वो ड्रग क्या है, आपके पर्टिकुलर टारगेट पे एक्ट करना चाहिए। तो वही चीज बोल रहा है कि हमको ये चीज माइंड पे होनी चाहिए कि जो ड्रग है शुड नॉट बी मेटाबोलाइज
बिटवीन एंड आफ्टर परफॉर्मिंग इट्स डिजायरेबल एक्शन। उसका जो डिजायरेबल एक्शन है, आपका ड्रग को वो ही मेटाबोलाइज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि डिजायरेबल एक्शन से पहले या फिर डिजायरेबल एक्शन करने के बाद आपका ड्रग मेटाबोलाइज हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा? आपका जो ड्रग है वो अपने पर्टिकुलर टारगेट पे ही एक्ट करना चाहिए, उसका जो पर्टिकुलर काम है उसी पे एक्ट करना चाहिए, दूसरी चीजों पे वो असर ना करे। बिकॉज अगर वो दूसरी चीजों पे असर करेगा तो जरूरी तो नहीं है वो पॉजिटिव असर ही करे, कुछ नेगेटिव कुछ हार्मफुल असर भी हो सकता है। तो ये पॉइंट भी आपको माइंड पे रखना होगा। एंड सेकंड थर्ड पॉइंट क्या लिखा है, ये बोला द कंपाउंड विच आर एक्चुअली इफेक्टिव इन अ ड्रग इट इज कॉल्ड एज अ लीड कंपाउंड। जो हमने डिस्कस कर लिया कि हमारी कोई भी मेडिसिन में, कोई भी कंपाउंड में जो पर्टिकुलर इफेक्टिव पोर्शन होता है, जो कि हमारी डिजीज को क्योर कर रहा है, जो वो मेन पोर्शन होता है, जो एक्टिव कंपाउंड होता है, उसे हम बोलते हैं लीड कंपाउंड। एंड लिखा है आपको क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है सर्टेन प्लांट्स, सम एनिमल्स, इवन वीनम्स में बी अ नेचुरल सोर्स ऑफ दीज कंपाउंड। तो ये बोल रहा है जो हमको ये लीड कंपाउंड ऑब्टेन करना है, ये लीड कंपाउंड हमको कहाँ से ऑब्टेन होंगे, तो जरूरी नहीं है नेचुरल प्लांट से ही हमको लीड कंपाउंड ऑब्टेन हो। जो लीड कंपाउंड है ये हमें प्लांट के साथ साथ एनिमल से, विनम से ऑब्टेन होता है। ये सबके सब क्या है, एक नेचुरल सोर्स की तरह एक्ट करते हैं अगर हमको लीड कंपाउंड को ऑब्टेन करना है। तो अगर आप ड्रग डिजाइन कर रहे हैं तो आपको ये दो पॉइंट अपने माइंड पर रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये तो पॉइंट्स हो गए। अब हम लोग स्टेजेस पे बात करते हैं कि जब भी आप ड्रग की डेवलपमेंट करते हैं, ड्रग की डिजाइनिंग करते हैं, तो हमको कौन कौन से स्टेप्स को अपने माइंड पर रखते हुए चलना है। ठीक है, तो आप एक एक करके सारे स्टेप डिस्कस कर लेते हैं विद एग्जांपल। तो देखिए ड्रग डिजाइन का पहला स्टेप क्या है, तो ड्रग डिजाइन का पहला स्टेप होता है चूज अ डिजीज। यानी कि सबसे पहले देखो, अगर आप कोई भी ड्रग को डिजाइन कर रहे हैं, कोई भी मेडिसिन बना रहे हैं, तो सबसे पहली चीज आपके सामने यही आती है कि जो आप ये ड्रग बना रहे हैं, ये जो मेडिसिन बना रहे हैं, वो किस डिजीज के लिए बना रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा यही होता है कि हमको सबसे पहले ये चूज करना होता है कि डिजीज कौन सी है, कौन सी डिजीज के लिए हम लोग हमारी ड्रग को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इस वजह से डिजाइन ऑफ ड्रग के लिए जो पहला स्टेप बनता है वो होता है चूज अ डिजीज। ओके, अब देखो चूज अ डिजीज के अंदर आप कौन से पॉइंट लिखेंगे एग्जाम के अंदर, तो जस्ट 3 पॉइंट आपने यहाँ पे डिस्कस करना है। कौन से पॉइंट है सुनिएगा। तो फर्स्ट ये बोल रही है फार्मास्यूटिकल कंपनीज आर कॉमर्शियली इंटरप्राइजर एंड फार्मास्यूटिकल कंपनीज विल देयरफॉर टेंड टू अवॉइड अ प्रोडक्ट विद द स्मॉल मार्केट। तो ये क्या बोल रही है, ये बोल रही है ये जो आपकी फार्मा कंपनीज रहती हैं, फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज रहती हैं, ये क्या होती है, कॉमर्शियल एंटरप्राइजर होती हैं। जिसकी वजह से क्या है, जो आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनीज रहती हैं, ये हमेशा क्या है, स्मॉल मार्केट के लिए अपने प्रोडक्ट को बनाना हमेशा क्या करती है, अवॉइड करती है। इसका मतलब क्या है, देखो ना, फार्मास्यूटिकल कंपनीज क्या एक टाइप का बिजनेस ही तो कर रही है। ये क्या करती है, आपको ड्रग्स देती है, दवाइयां देती है और उसके बदले कुछ पे लेती है। ओके, तो वही चीज बोल रही है कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ये हमेशा अपने उन प्रोडक्ट को बनाना अवॉइड करती है जो कि स्मॉल मार्केट के लिए होते हैं। स्मॉल मार्केट मतलब जिनकी रिक्वायरमेंट कम होती है, जिनसे जो पैसा मिलता है वो कम होती है, जिनकी मांगे कम होती है। तो आपकी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती है वो उन डिजीजेस के लिए ड्रग को बनाना अवॉइड करती है जिन डिजीजेस के लिए जो मार्केट है वो ज्यादा बड़ी नहीं है, जिन डिजीजेस के लिए जो प्राइस उनको मिल रहा है, जो रुपए उनके मिल रहे हैं, वो क्या है, काफी कम है। तो वो उन मार्केट के लिए, उस स्मॉल मार्केट के लिए प्रोडक्ट बनाने को हमेशा क्या करती है, अवॉइड करती है। मतलब फार्मास्यूटिकल कंपनी सिर्फ उन डिजीजेस के लिए ड्रग्स बनाती है, उन डिजीजेस पे अपना फोकस करती है, उन डिजीजेस के लिए ड्रग्स पे फोकस करती है जिनकी मार्केट बड़ी है, जिनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, जिनकी मांग है ज्यादा है, जिनसे उनको जो प्राइस मिलता है वो काफी हाई मिलता है। तो वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, ये बोल रहा है मोस्ट रिसर्च इज कैरीड आउट ऑन अ डिजीजेस विच अफेक्ट द फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री। तो ये बोल रहा है बहुत सारी जो सबसे ज्यादा जो रिसर्च होती है ये उन डिजीजेस पे होती है, उन डिजीजेस पे रिसर्च करते हैं, उन डिजीजेस पे स्टडी करते हैं और उन्हीं डिजीजेस के लिए ड्रग्स बनाई जाती है जो कि किनको अफेक्ट करती है, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री को अफेक्ट करती है। जैसे डिजीजेस के एग्जांपल दिए हुए, जैसे कैंसर, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, डिप्रेशन, डायबिटीज। तो ये बोल ये आपकी वो डिजीजेस हैं जो आपकी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज को अफेक्ट करती हैं और इन डिजीजेस के लिए जो मार्केट है वो भी काफी हाई है। यानी कि इन डिजीजेस के लिए अगर फार्मास्यूटिकल कंपनी ड्रग्स बनाती है तो उनको क्या बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो डिजीजेस है इनके लिए मार्केट बहुत ज्यादा है। तो आपने चूज अ डिजीज में यही पॉइंट लिखना है कि सबसे पहले आपको डिजीज का चूज करना है कि कौन सी डिजीज के लिए आप ड्रग्स बना रहे हैं। जनरली आपकी जो बहुत ज्यादा बड़ी मार्केट की डिजीजेस रहती है उनके लिए सबसे ज्यादा रिसर्च की जाती है और उनके लिए ही सबसे ज्यादा क्या है, आप बोल सकते हैं डिजीज, उन्हीं डिजीजेस के लिए सबसे ज्यादा क्या है, ड्रग्स वगैरह पे फोकस किया जाता है। तो ये आपके जैसे एग्जांपल के लिए कैंसर, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, डिप्रेशन एंड डायबिटीज etc। ठीक है, तो फर्स्ट चीज हो गया डिजीज हमने चूज कर ली। ठीक है, नाउ डिजीज तो चूज कर लिया, ड्रग कैसे बनाएंगे
पाएंगे। तो सेकेंड स्टेप आपका क्या रहता है? सेकेंड स्टेप होता है आइडेंटिफाइंग द ड्रग टारगेट, यानी कि ये बोल रहा है अगर आपने डिजीज तो चूज कर ली, अब बात करते हैं उस डिजीज के लिए जो आपका ड्रग टारगेट है वो क्या है। ड्रग टारगेट मतलब क्या है कि वो टारगेट स्पेसिफिक जहां पे आपका ड्रग जाके अप्रोच करेगा, जहां पे आपका ड्रग अटैक करेगा, वो टारगेट आपका क्या है, वो चीज अब आपने आइडेंटिफाई करनी है। ओके, अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो यहाँ पर लिखा हुआ है अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ ड्रग टारगेट एंजाइम्स एंड रिसेप्टर ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बोल रहा है अगर आपने डिजीज का आपको पता चल गया कि हाँ इस डिजीज के लिए हम ड्रग्स बना रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर डिजीज के लिए क्या रिसेप्टर है, क्या एंजाइम है, क्या ड्रग टारगेट है, अगर ये चीज भी आपको पता चल जाए तो ये भी आपके लिए बेटर रहेगा। क्यों रहेगा उसे हम नीचे पढ़ेंगे। अब ये जस्ट इतना बोल रहा है कि किसी भी पर्टिकुलर डिजीज के लिए जिसके लिए आप ड्रग बना रहे हैं उसके लिए क्या ड्रग टारगेट है। ड्रग टारगेट मतलब जहां आपका जो ड्रग है वो अटैक कर रहा है उसे आप बोलते हैं ड्रग टारगेट। हमारी बॉडी के अंदर हम जब मेडिसिन को इंटेक करते हैं, ड्रग को इंटेक करते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर एक पर्टिकुलर पार्ट पे जाके वो ड्रग अटैक करता है। देखो हमें हेडेक है तो हम लोग हेडेक की दवाई खाते हैं और हमारा हेडेक ठीक हो जाता है। तो वो हेडेक क्यों सही कर रहा है, वो फीवर क्यों नहीं सही कर रहा? क्योंकि वो जो ड्रग हम ले रहे हैं, जो हम मेडिसिन ले रहे हैं, वो एक पर्टिकुलर टारगेट को जाके अफेक्ट कर रहा है। देखो हमने इतना ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना, ये फार्मेसी वगैरह वाला पोर्शन है। जस्ट हम जितना ऊपर ऊपर से ऊपर है मैं आपको उतना एक्सप्लेन कर रही हूँ कि अगर मुझे कोई बीमारी है, मुझे हेडेक है, तो मैं जो दवाई लूंगी वो मेरे क्या है, हेडेक को ही तो ठीक करेगी, फीवर को तो ठीक नहीं करेगी। इसका मतलब क्या है, जो ड्रग मैंने ली वो एक पर्टिकुलर टारगेट को जाके अटैक कर रही है और उस पर्टिकुलर टारगेट को जाके उसने अटैक किया और मेरी जो डिजीज थी उसे सही कर दिया। तो वही चीज है कि अगर आपको कोई भी डिजीज का पता चल गया, आप उस डिजीज के लिए ड्रग बना रहे हैं, तो उस डिजीज के लिए क्या ड्रग टारगेट है, क्या एंजाइम है, क्या रिसेप्टर है, ये चीज आपको नोन होनी चाहिए। क्यों नोन होनी चाहिए? तो यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर बोल रहा है दिस हेल्प द एक्सपर्ट टू आइडेंटिफाई वेदर एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट शुड बी डेवलप फॉर द रिसेप्टर। अब इसका मतलब क्या है? देखो ना, मैं ऊपर ऊपर से ट्राई करूंगी आपको एक्सप्लेन करने का। तो देखो फर्स्टली रिसेप्टर क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। देखो ना, रिसेप्टर क्या होता है, एक टाइप की एक्टिव साइट होती है। जैसे आप एंजाइम्स वगैरह पढ़ते हैं, एंजाइम्स की एक्टिव साइट होती है और वहां जाके आपका मॉलिक्यूल अप्रोच करता है। वैसे रिसेप्टर की क्या होती है, एक एक्टिव साइट होती है। जैसे मैं बोलूं ये आपका रिसेप्टर है और ये रिसेप्टर की ये एक्टिव साइट है। देखिए मैं ट्राई करूंगी आपको समझाने का। ये रिसेप्टर और रिसेप्टर की ये क्या है, ये जो ट्रायंगल बना है ये क्या है, एक्टिव साइट है। तो होता क्या है ना, रिसेप्टर के अंदर होती है एक्टिव साइट और इन एक्टिव साइट्स पे जाके आपके क्या करते हैं, ड्रग अप्रोच करते हैं। अब समझ में आया? तो हमारी बॉडी के अंदर जो ड्रग टारगेट है, जो रिसेप्टर है, इनकी नॉलेज हमको होनी चाहिए कि हमारी एक पर्टिकुलर डिजीज के लिए क्या रिसेप्टर है, क्या ड्रग टारगेट है। क्योंकि अगर हमको रिसेप्टर की नॉलेज होगी तो हमने क्या करना है, जो हम ड्रग बाहर से इंटेक करेंगे वो ड्रग क्या करेंगी, इन्हीं रिसेप्टर पे जाके अटैक करेंगी। और देखो जब तक आपकी ड्रग क्या है इन रिसेप्टर पे जाके अटैक नहीं करती, इनके साथ एक बॉन्डिंग नहीं बना देती। देखो जब आपका ये इनिशियली आपके पास रिसेप्टर था, देखो इनिशियली आपके पास ये स्पीसीज थी, ये आपका रिसेप्टर था। इस रिसेप्टर के पास जाके आपका ड्रग किया, ये आपका ड्रग है। अगर ये ड्रग जाके इस पर अप्रोच कर रहा है तो ये इस पर फिट हो जाएगा। आप देखो ये जैसे हम एंजाइम एक्शन पढ़ते हैं ना केमिस्ट्री में, वैसा ही है। इसमें अगर आप इसको फिट करेंगे तो ये फिट हो जाएगा। तो जब ये इसके साथ फिट हो जाएगा, यानी कि ड्रग और रेसेप्टर आपस में बॉन्डिंग बना लेंगे, तो यहाँ पे एक रेसेप्टर का कॉम्प्लेक्स बनेगा। और जब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है उसके बाद ही आपकी ड्रग क्या करती है, अपना एक्शन शो करती है, अपना बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करती है। तो वही चीज होगी ना कि मैंने दवाई तो ली, ठीक है, लेकिन वो दवाई मेरी हेडेक को ही क्यों ठीक कर रही है? क्योंकि देखो हेडेक का जो वो मतलब ऐसे जस्ट बोल रही, हेडेक के लिए जो रेसेप्टर होगा उस रेसेप्टर का कुछ एक्टिव साइट होगी और उस एक्टिव साइट पे जाके आपकी ड्रग ने अप्रोच किया। अगर ये ड्रग यहां जाके अप्रोच कर गई तो इनने क्या बना दिया, कॉम्प्लेक्स बना दिया। और जब आपका ये कॉम्प्लेक्स बना उसके बाद ही, जब तक कॉम्प्लेक्स बनता नहीं है तब तक ड्रग एक्शन नहीं करती है। जब कॉम्प्लेक्स बना तब जाके आपके ड्रग ने अपना एक्शन किया और उससे बोला गया था कि तुम अपना इसका हेडेक सही करो, तो उसने हेडेक सही कर दिया। तो वही चीज है, हमने क्या करना है, जब तक हमको ये चीज नोन होनी चाहिए कि रेसेप्टर कैसा है। अगर मैं बोलूं रेसेप्टर आपका ऐसा था, ठीक है, ये ट्रायंगल शेप का उसमें बाइंडिंग साइट था, लेकिन ट्रायंगल शेप का बाइंडिंग साइट था, लेकिन आपके पास जो ड्रग है वो कुछ इस टाइप का है। तो देखो ये आपका अप्रोच नहीं करेगा, ये जो ड्रग है वो इस रेसेप्टर पे अप्रोच नहीं करेगा, यहाँ फिट ही नहीं होगा। जैसे हम एंजाइम पे पढ़ते हैं ना, ये यहाँ पर को फिट ही नहीं होगा। अब फिट ही नहीं होगा तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनेगा नहीं, और जब तक कॉम्प्लेक्स बनेगा नहीं तब तक आपका ड्रग एक्शन करेगा नहीं। तो हमको यही चीज नोन होनी चाहिए। तो ये बोल रहा है अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर डिजीज के लिए रेसेप्टर पता है तो आप वहां पर आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपका रिसेप्टर क्या है, यहाँ पर को एंटागो एगोनिस्ट की तरह एक्ट करेगा।
तो आपके रेसेप्टार के लिए क्या है, एगोनिस्ट डेवलप करना चाहिए या फिर एंटागोनिस्ट डेवलप करना चाहिए। तो ये बोल रहा है दिस हेल्प टू एक्सपर्ट, अगर हमको रेसेप्टार की नॉलेज है, रेसेप्टार का किसी भी पर्टिकुलर डिजीज के लिए क्या ड्रग टारगेट है, क्या रेसेप्टार है, क्या एंजाइम है, ये अगर हमें पता है तो इसकी हेल्प से आपको आपके एक्सपर्ट को क्या आइडेंटिफाई करने में हेल्प रहेगी कि वेदर एगोनिस्ट या फिर एंटागोनिस्ट शुड बी डेवलप फॉर द रेसेप्टार, आपके रेसेप्टार के लिए एगोनिस्ट डेवलप करना चाहिए या फिर एंटागोनिस्ट डेवलप करना चाहिए। अब एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट मतलब क्या होता है, देखो ना, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट एक टाइप के केमिकल्स होते हैं, लेकिन दोनों का वर्क डिफरेंट होता है। एगोनिस्ट क्या होता है, एगोनिस्ट आपके वो केमिकल्स होते हैं जो कि रेसेप्टार के साथ अगर अप्रोच करते हैं तो रेसेप्टार के साथ अप्रोच करने से वो रेसेप्टार को एक्टिवेट कर देते हैं, और एक्टिवेट करने की वजह से क्या होगा, वहां पे कुछ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स और बायोलॉजिकल रिएक्शन आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन इसी का उल्टा कहाँ होता है, एंटागोनिस्ट में। एंटागोनिस्ट क्या करते हैं, एंटागोनिस्ट कर देते हैं ब्लॉक द एक्शन ऑफ एगोनिस्ट, यानी कि वो एगोनिस्ट के लिए एक्शन को ब्लॉक कर देते हैं। कैसे करते हैं अभी मैं बताऊंगी। तो आप ऐसा समझो, ऐसा जो समझो कि एगोनिस्ट जो कि एक टाइप के अगेन एक केमिकल्स है, अगर ये एगोनिस्ट क्या है किसी भी रेसेप्टार के साथ अप्रोच करेंगे तो वो रेसेप्टार को क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे, कोई भी डिजायरेबल रिस्पॉन्स शो करने नहीं देंगे। तो सिंपल सी बात है कि आपके पास एगोनिस्ट है, अगर आप एगोनिस्ट को डेवलप कर रहे हैं तो ये एगोनिस्ट क्या करेंगे, रेसेप्टार के साथ कंबाइन होंगे, और रेसेप्टार के साथ जब भी कंबाइन करेंगे तो ये रेसेप्टार को एक्टिवेट करेंगे, और एक्टिवेट करने की वजह से क्या होगा, आपका रेसेप्टार कुछ बायोलॉजिकल रिएक्शन एंड बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को शो करेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर को एगोनिस्ट के बदले एंटागोनिस्ट को ऐड कर देते हैं तो एंटागोनिस्ट का काम क्या होता है, इस रेसेप्टार को स्टॉप करना, यानी कि इस रेसेप्टार के थ्रू कोई भी बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, कोई भी बायोलॉजिकल रिएक्शन को स्टॉप करना, यानी कि कोई भी रिस्पॉन्स को शो नहीं करना। और ये भी होता है, हमने जैसे लिखा है, जो एंटागोनिस्ट होता है ये क्या करता है, ब्लॉक द एक्शन ऑफ एगोनिस्ट। उसका मतलब क्या है, देखो ना, ये आपकी एक सीटी तो है, ये आपकी क्या एक एक्टिव साइट है। अगर इस एक्टिव साइट में आपका एंटागोनिस्ट बैठ चुका है तो एंटागोनिस्ट अगर यहाँ पे बैठा हुआ है तो एगोनिस्ट का यहाँ पर को अप्रोच नहीं होगा। अगर एगोनिस्ट बैठ गया तो एगोनिस्ट बैठ गया, अगर एंटागोनिस्ट बैठ गया तो एंटागोनिस्ट बैठ गया। अगर एक चीज यानी कि एगोनिस्ट या एंटागोनिस्ट में से अगर कोई चीज यहाँ पे बैठी हुई है तो दूसरी चीज उसको एलिमिनेट नहीं कर सकती, उसे सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकती है। तो ये जस्ट आपने बेसिक सी चीजें ऐड करी है, हम ज्यादा अंदर नहीं घुस रहे, मैं जस्ट ऊपर ऊपर से ट्राई कर रही हूँ कि आपको चीजें समझ में आए, मतलब इतना हो कि आपके माइंड पे चीजें बैठ जाए, इतना हुआ। तो ये जस्ट आपने यहाँ पर को आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग टारगेट में ये पॉइंट्स ऐड करने, ठीक है। अब देखो इसके लिए एक एग्जांपल मैंने पुट किया हुआ, ये एग्जांपल आप डालिएगा, एग्जांपल के थ्रू चीजें सही लगती हैं। तो एग्जांपल यहाँ पे क्या लिया हम, देखो ना एग्जांपल पे आपको यहाँ पे दो ड्रग्स दिखाई गई हैं और दोनों ड्रग्स का वर्क बिल्कुल सेम है लेकिन एक्शन डिफरेंट है। कैसे, देखो ये पहली ड्रग है, इसका नाम है इम्प्रामाइन, और दूसरी ड्रग है इसका नाम है प्रोजेक। तो ये बोल रहे हैं इम्प्रामाइन और प्रोजेक दोनों जो ड्रग है ये दोनों ही क्या है, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है, यानी कि दोनों का काम क्या है, डिप्रेशन को दूर भगाना। तो यहाँ लिखा हुआ है इम्प्रामाइन, जिसका केमिकल फॉर्मूला है C19H24N2। इसका यूज किया जाता है डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए, यानी कि ये एक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है। दूसरी तरफ जो प्रोजेक है ये भी क्या है, एक टाइप की एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है, यानी कि इससे भी डिप्रेशन को दूर भगाया जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ प्रोजेक को आप हैप्पी पिल भी बोलते हैं, बिकॉज हैप्पी कर देता है, डिप्रेशन को भगा देता है, इस वजह से हम इसे हैप्पी पिल भी बोलते हैं। ओके, तो देखो दोनों ही आपका सेम काम कर रही है, दोनों ही डिप्रेशन को भगा रही है, लेकिन इन दोनों का क्या है, जो एक्शन है वो डिफरेंट है। कैसे है, ये बोल रहे जो इम्प्रामाइन है ये क्या करता है, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग की तरह तो एक्ट करता है, लेकिन जब भी हम इम्प्रामाइन को क्या करते हैं, इंटेक करते हैं, इसे हम अपनी बॉडी में लेते हैं, तो इसके इंटेक की वजह से क्या है, हमारी बॉडी में जो न्यूरोट्रांसमीटर है उनका इनिबिशन हो जाता है। तो दो न्यूरोट्रांसमीटर है, एक है नॉर एड्रेनालिन, एक है सेरोटोनिन। इन दोनों ही बोल सकते हो न्यूरोट्रांसमीटर का इनिबिशन हो जाता है, इनका अपटेक क्या हो जाता है, इनिबिट हो जाता है, जब भी हम हमारी पर्टिकुलर ड्रग इम्प्रामाइन का यूज करते हैं। लेकिन इसी के कॉन्ट्रास्ट में अगर मैं प्रोजेक का यूज करूं तो प्रोजेक क्या है, सेलेक्टिवली सेरोटोनिन को इनिबिट करता है। प्रोजेक का दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर पे यानी कि नॉर एड्रेनालिन पे कोई भी असर नहीं पड़ता। इट मींस क्या है, हमने दो ड्रग्स देखी, दोनों का वर्क बिल्कुल सेम है, दोनों ही एज ए एंटी डिप्रेसेंट ड्रग की तरह एक्ट कर रही है, लेकिन दोनों का एक्शन क्या है, डिफरेंट है। जस्ट ये चीज आपने यहाँ पर को पुट करनी है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या बनता है, तो थर्ड स्टेप बनता है आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ बायसी, ठीक है। तो अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ बायसी का मतलब क्या है, तो फर्स्टली बायसी मतलब क्या होता है, तो मैं आपको ट्राई करती हूँ समझाने का। तो देखो ना, बायसी को आप ब्रेक कर लो दो पार्ट में,
एक हो गया बायो प्लस दूसरा हो गया एसी, ठीक है। तो आप सभी को पता है बायो मतलब क्या होता है, बायो मतलब होता है लिविंग। जब आप लिविंग की बात करते हैं तो उससे आप बोलते हो बायो, ओके। और ऐसे मतलब क्या होता है, आप बोल सकते हो टेस्टिंग। ऐसे मतलब क्या होता है, टेस्टिंग, डिटर्मिनेशन, इनको हम क्या बोलते हैं, ऐसे। तो हम अगर इसे कंबाइन करें तो हमें क्या मिलेगा कि हमने टेस्टिंग करनी है, बट किसके थ्रू करनी है, बायो के थ्रू, यानी कि लिविंग सेल्स के थ्रू करनी है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ बायोसी मतलब क्या होता है, इसके अंदर, इस स्टेप के अंदर हम लोग क्या करते हैं, देखो हमने डिजीज भी फाइंड आउट कर दी, डिजीज के लिए जो हमारा ड्रग टारगेट था उसको भी उसको भी आइडेंटिफाई कर लिया। अब बात आती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बायोसी, यानी कि बायोसी को हमने आइडेंटिफाई करना है। तो बायोसी के आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर हम लोग ये डिटरमाइन करते हैं कि जो हमारा गिवन सब्सटेंस है, गिवन सब्सटेंस मतलब जो हमारा ड्रग है, उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है किसी भी लिविंग सेल पे। यानी कि हमारा जो ड्रग है, उस ड्रग का हमने क्या देखना है, उस मतलब इस मेथड के अंदर, ये जो थर्ड स्टेप है, इस थर्ड स्टेप के अंदर हम लोग ये डिटरमाइन करते हैं कि हमारा जो गिवन है उसको एक अगर हम पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे ले रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है किसी लिविंग सेल पे। तो यहाँ पे जो हम ये डिटर्मिनेशन कर रहे हैं, यहाँ पे जो हम लोग ये टेस्टिंग कर रहे हैं, वो किसी लिविंग सेल के ऊपर ही करते हैं, बिकॉज हम बायो ऐसी कर रहे हैं। बायो ऐसी मतलब जो हम लोग ऐसे कर रहे हैं, जो हम टेस्टिंग कर रहे हैं, जो हम डिटर्मिनेशन कर रहे हैं, वो एक बायो में कर रहे हैं, एक लिविंग सेल पे कर रहे हैं। तो बायो ऐसी का मतलब ये है कि इस स्टेप के अंदर हम ये जो हमको जो ड्रग्स मिली है उसको एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर लेके उसका इफेक्ट ऑब्जर्व करते हैं एक लिविंग सेल के अंदर, उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो बायोप्सी होती है वो दो टाइप से होती है, एक इन विट्रो होती है, एक इन वीवो होती है। तो आपको ये चीज तो वैसे पता ही होगी, विट्रो एंड वीवो मतलब क्या होता है। देखो विट्रो मतलब होता है आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट, यानी कि अगर आपने टेस्टिंग कराई, ठीक है, ये जो आप टेस्टिंग कर रहे हैं कराई, बट आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में कराई, जैसे आपने टेस्ट ट्यूब में कराई, किसी कल्चरल मीडियम में कराई, यहाँ चीजें आपको थोड़ी लिविंग ही लगेंगी, लेकिन हम एक आर्टिफिशियल मीन्स के थ्रू कर रहे हैं, चीजें लिविंग है बट आर्टिफिशियल मीन्स के थ्रू करते हैं। इतनी चीज क्लियर आई। तो इन विट्रो मतलब जब आप ये टेस्टिंग करा रहे हैं बट आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में, जैसे टेस्ट ट्यूब पे, जैसे कल्चरल मीडियम में करा रहे हैं, तो इसे बोलते हैं इन विट्रो टेस्टिंग। और इन विवो मतलब क्या हुआ, जब एक बॉडी के अंदर किसी एनिमल्स पे, जैसे रेट वगैरह पे टेस्ट किए जाते हैं, तो अगर आप उस रेट पे टेस्ट कर रहे हैं, कुछ एनिमल्स जैसे बर्ड्स वगैरह पे भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं, तो ये जो टेस्टिंग है उन्हीं की बात की जाएगी बाई एसी में। तो ये बोल रहा है इन विवो मतलब क्या है, अगर आप टेस्टिंग कर रहे हैं बट एक लिविंग बॉडी में कर रहे हैं, किसी एनिमल को रेफरेंस लेते हुए कर रहे हैं, किसी बर्ड को रेफरेंस लेते हुए कर रहे हैं, तो इसे आप बोलते हैं इन विवो टेस्टिंग, ओके। अब इन दोनों के पॉइंट्स आप क्या लिखेंगे, तो ये बोल रहा है इन विट्रो की अगर हम बात करें, आर्टिफिशियल एनवायरमेंट की बात करें, तो ये बोल रहा है इसके एडवांटेजेस क्या है, तो ये बोल रहा है हैज एडवांटेज इन टर्म ऑफ स्पीड एंड रिक्वायर्ड रिलेटिवली इन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ए कंपाउंड। तो ये बोल रहे हैं यहाँ पे इसका एक एडवांटेज ये है कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जो अपनी प्रोसेस कर रहे हैं, जो आप टेस्टिंग कर रहे हैं, वो आप स्पीड में कर सकते हो, यानी कि बहुत फास्ट स्पीड में यहाँ पे टेस्टिंग होती है। साथ ही साथ इस टाइप की टेस्टिंग के लिए, यानी कि इन विट्रो टेस्टिंग के लिए, आपको स्मॉल अमाउंट का ड्रग की, यानी कि स्मॉल अमाउंट की कंपाउंड की, जिसका आप टेस्ट कर रहे हैं, उसका जस्ट एक स्मॉल अमाउंट की ही रिक्वायरमेंट होती है, एक छोटे से अमाउंट से ही आप अच्छी खासी टेस्टिंग करवा सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये बोल रहे हैं स्पीड में भी इंक्रीजेस टू अ पॉइंट वेयर इट इज पॉसिबल टू एनालाइज सेवरल हंड्रेड कंपाउंड्स इन ए सिंगल डे। तो ये बोल रहे देखो, अगर हम लोग, जैसे आपने टिश्यू कल्चर वगैरह पढ़ा होगा जूनियर क्लासेस पे, जब हम छोटे थे 11th 12th पे, तो वहां हम लोग टिश्यू कल्चर वगैरह पढ़ते थे। तो वहां हम क्या करते थे, कल्चर तो करते थे बट एक लार्ज एक्सटेंट पे करते थे, यानी कि बहुत ज्यादा, यानी कि एक ही दिन में, जैसे हम एक टेस्ट कर रहे हैं, हम एक ही दिन में क्या है, एक ही बारी में क्या है, बहुत सारे टेस्ट हम लोग बहुत सारे मीडियम में कर सकते हैं। तो वही यही चीज बोल रहा है कि हम लोग क्या है, हंड्रेड्स ऑफ कंपाउंड्स को क्या है एनालाइज कर सकते हैं एक सिंगल डे में, यानी कि यहाँ पे स्पीड आपकी बहुत ज्यादा रहती है, हम बहुत ज्यादा एनालिसिस कर सकते हैं अगर हम लोग इन विट्रो टेस्टिंग की बात करते हैं, ओके। पॉइंट आपको क्या बोल रहा है, थर्ड ये बोल रहा है रिजल्ट मे नॉट ट्रांसलेटेड इन एन लिविंग एनिमल। तो ये तीनों क्या है, इसके एडवांटेजेस बन जाते हैं कि इन विट्रो टेस्टिंग आपकी क्यों बेटर है। और इन विवो के केस में क्या होता है, अगर हम लोग लिविंग सेल की बात करें तो क्या पॉइंट्स लिखेंगे, तो देखो इन विवो टेस्टिंग थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, साथ ही साथ मे कॉज सफरिंग टू एनिमल। अब इससे क्या है, एनिमल भी सफर करेंगे जिसके ऊपर आप टेस्ट कर रहे हैं, उनको भी प्रॉब्लम है, आपके रेट वगैरह पे आप टेस्ट तो करते हैं बट टेस्ट आपका हमेशा फुलफिल तो नहीं होते, कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो बेचारे एनिमल्स को प्रॉब्लम होती है, तो वो भी सफर करते हैं, तो ये इसकी एक लिमिटेशन बन गई। साथ ही साथ रिजल्ट में बी क्लाउडेड बाय द इंटरफेस विद द अदर बायोलॉजिकल सिस्टम। तो यहाँ पे क्या आपका रिजल्ट भी थोड़ा सा अफेक्ट हो सकता है दूसरे बायोलॉजिकल, मतलब देखो
और लास्टली क्या है, ये बोल रहा है रिजल्ट में बी क्लाउडेड बाय द इंटरफेस विद द अदर बायोलॉजिकल सिस्टम। तो ये बोल रहा है आपका रिजल्ट क्या है, थोड़ा क्लाउडेड, यानी कि आपको क्लियर रिजल्ट मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। देखो क्योंकि क्या है, हम सब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम डिफरेंट है, एनिमल्स का अलग है, ह्यूमंस का अलग है, बर्ड्स का अलग है। तो अगर आप एनिमल पे अगर आप कोई टेस्ट कर रहे हैं, तो जरूरी तो नहीं है वो टेस्ट आपका प्लांट्स मतलब सॉरी वो टेस्ट आपका ह्यूमन में भी फुलफिल रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि रिजल्ट में बी क्लाउडेड बाय द इंटरफेस विद द अदर बायोलॉजिकल सिस्टम। तो ये पॉइंट्स आपने कहाँ पुट करने हैं, हमारे थर्ड स्टेप पे, विच इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ बायोसी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अब आगे बात करते हैं फोर्थ स्टेप क्या है ड्रग डिजाइनिंग के अंदर। तो देखिए फोर्थ स्टेप है आपका फाइंडिंग द लीड, यानी कि अब आपने क्या है, लीड को फाइंड करना है। लीड ऊपर बताया था एक्टिव कंपाउंड जो अप्रोच करता है, जो मेन पार्ट है उसको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो लीड को आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो यहाँ आपको तीन सोर्स दिखाए, तीन सोर्स के थ्रू जनरली आप लीड यानी कि एक्टिव कंपाउंड को फाइंड करते हैं। कैसे, पहला ही बोल रहा है स्क्रीनिंग अ नेचुरल प्रोडक्ट। तो ये बोल रहा है जनरली जो नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं, जैसे हमने ऊपर भी डिस्कस किया, मॉर्फिन वगैरह, कोकेन वगैरह, उन सब में क्या होता है, आपका एक्टिव कंपाउंड होगा कुछ ना कुछ, तो वहां से हम एक्टिव कंपाउंड ले सकते हैं। सिमिलरली स्क्रीनिंग अ सिंथेटिक बैंक, यानी कि आपकी जो सिंथेटिक बैंक होते हैं जहां पे आपकी चीजें प्रिजर्व की जाती है, स्टोर की जाती है फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज के थ्रू, तो वहां उन स्टोर्ड मटेरियल में से भी हम लोग क्या अपना लीड कंपाउंड ले सकते हैं। सिमिलरली यूजिंग समवन एल्स लीड, यूजिंग समवन एल्स लीड मतलब आपने लीड कंपाउंड लिया हुआ है, आपने एक एक्टिव कंपाउंड लिया हुआ है, बट उस एक्टिव कंपाउंड का आप यूज करने वाले थे ड्रग ए को बनाने में, लेकिन क्या पता उसी लीड कंपाउंड की हेल्प से आप ड्रग बी भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो वो एक चीज बोल रहा है कि किसी दूसरे डिजीज को क्योर करने के लिए जो आप ड्रग बना रहे थे, उसके लीड कंपाउंड को आप किसी नई डिजीज को क्योर करने के लिए ड्रग बनाने के लिए आप उसका यूज कर सकते हैं। देखो इसको थोड़ा सा कंफ्यूज मैंने शायद कर लिया, बट मैं आपको नीचे एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी कि किसी दूसरे का लीड कंपाउंड लेने का मतलब क्या होता है। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पे समझो, पहला लिखा हुआ है स्क्रीनिंग अ नेचुरल प्रोडक्ट। स्क्रीनिंग अ नेचुरल प्रोडक्ट मतलब मैंने आपको बता दिया, वही चीज बोल रहा है जो आपके प्लांट्स हैं, माइक्रोब है, मैराइन वर्ल्ड में जो एनिमल्स हैं, ये सबके सब क्या है, आर द रिच सोर्स ऑफ अ स्ट्रक्चरली कॉम्प्लेक्स नेचुरल प्रोडक्ट। यानी कि इन सारी चीजों से क्या हमको कुछ नए नए स्ट्रक्चरली कॉम्प्लेक्स नेचुरल प्रोडक्ट ऑप्टेन होते हैं, और इन नेचुरल प्रोडक्ट की हेल्प से क्या हमको लीड कंपाउंड, हमारे एक्टिव कंपाउंड ऑप्टेन हो सकते हैं। सिमिलरली स्क्रीनिंग सिंथेटिक बैंक मतलब क्या हुआ, तो ये बोल रहे फार्मास्यूटिकल कंपनी हैव प्रिपेयर्ड 1000 ऑफ अ कंपाउंड। तो फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज क्या 1000 ऑफ कंपाउंड को प्रिपेयर करती है। अब प्रिपेयर करने के बाद क्या करेगी, उनको वो प्रिजर्व कर देती है। तो ये बोल रहे दीज आर स्टोर्ड इन अ फ्रीजर एंड कैटालॉग। तो हम उनको क्या करते हैं, आपकी फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज क्या करती है, उन सारे थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड को प्रिजर्व कर देती है, फ्रीज कर देती है, कैटालॉग कर देती है, कि आने वाले टाइम पे जब आपको कोई नई ड्रग्स बनानी है तो आप उनमें से कोई लीड कंपाउंड का यूज कर सकते हैं। सिमिलरली यूजिंग समवन एल्स लीड मतलब क्या हुआ, कि ये बोल रहा है कि आपने, देखो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। देखो ना, यहाँ पे आपको एक ड्रग दी हुई है जिसे आप बोलते हैं सल्फरामाइन। तो ये बोल रहे हैं सल्फरामाइन जो आपकी ड्रग है, इसका यूज जनरली कहाँ किया जाता है, ये एक टाइप की एंटी बैक्टीरियल ड्रग है। लेकिन इस एंटी बैक्टीरियल ड्रग का अपना एक लिमिटेशन है, अपना एक साइड इफेक्ट है। जैसे आप कोई वो लेते हैं ना, मेडिसिन लेता है, बट हम बोलते हैं इसका ये साइड इफेक्ट है वगैरह वगैरह। तो वही बोल रहा है ये जो आपकी ड्रग है इसका एक साइड इफेक्ट है। ये काम तो क्या है, एज ए एंटी बैक्टीरियल ड्रग की तरह करती है, बट इसका साइड इफेक्ट ये है कि ये क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल को रिड्यूस कर देता है। अब हमने क्या किया, ये जो हमारी ड्रग है सल्फेनामाइन, इस ड्रग का जो लीड कंपाउंड है, इसके लीड कंपाउंड को हमने यूज किया एक दूसरे ड्रग को प्रिपेयर करने के लिए, जो है आपका क्लोरोथायाजाइड। तो ये हमारी एक दूसरी ड्रग है। जनरली इसका यूज किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ एडिमा के लिए, या फिर आप बोल सकते हैं हाई ब्लड प्रेशर जिसे आप हाइपरटेंशन कहते हैं, उसकी मेडिसिन बनाने के लिए भी आप इसका यूज करते हैं। तो ये जो आपका कंपाउंड है, ये जो आपकी ड्रग है, इसमें आप क्या करते हैं, अपने पहले वाला जो मैंने आपको ड्रग बताया, इसके लीड कंपाउंड का यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पर जैसे बनाया हुआ है, ये जो कंपाउंड है ये आपका ड्रग है, कौन सा है, सल्फोनामाइन। इस ड्रग को यहाँ पे हमने लिया हुआ है, और इसी कंपाउंड का हमने लीड कंपाउंड लेते हुए, एक्टिव कंपाउंड लेते हुए, हमने दूसरी ड्रग प्रिपेयर की जो है आपका क्लोरोथायाजिड। ये है आपका क्लोरोथायाजिड। आप देख सकते हैं इन सबका लीड कंपाउंड सेम है। आप देखो ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे भी लिया हुआ है, आप देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर यहाँ पे लिया हुआ है, यानी कि हमने इसी का लीड कंपाउंड के थ्रू एक दूसरी ड्रग बनाई है जिसका एक नया फंक्शन है। समझ में, कुछ बाकी की चीजें हमने ऐड की हुई है, बट लीड कंपाउंड हमने यही लिया हुआ है। तो हमने इस
कंपाउंड के थ्रू, इस ड्रग के का जो लीड कंपाउंड था उसी को हमने एक दूसरी ड्रग के फॉर्म में दिया हुआ है और इस दूसरी ड्रग का एक अपना काम है जो है एडिमा का ट्रीटमेंट करना या फिर हायर ब्लड प्रेशर जिसे आप हाइपरटेंशन कहते हैं उसका क्योर करना। तो हमने क्या किया, किसी दूसरे के लीड कंपाउंड को किसी दूसरे के एक्टिव कंपाउंड का यूज करके अपनी एक नई ड्रग को प्रिपेयर कर लिया। बस ये चीज आपने पुट करनी है किसके अंदर, फाइंडिंग द लीड के अंदर। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, फिफ्थ एंड सिक्स पॉइंट क्या है। फिफ्थ पॉइंट है आपका कंप्यूटर असिस्टेड ड्रग डिजाइन। कंप्यूटर असिस्टेड ड्रग डिजाइन का मतलब क्या है, ये बोल रहा है इफ वन नोन द प्रिसाइज मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ अ टारगेट, टारगेट मतलब आपका एंजाइम और रेसेप्टर का अगर आपको स्ट्रक्चर उसका पता चल गया, उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पता चल गया है, देन वन कैन यूज अ कंप्यूटर टू डिजाइन अ परफेक्टली फिटिंग लिगेंड। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो हमने क्या करना है, मैंने जैसे आपको पहले भी बोला ना, हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, रिसेप्टर्स होते हैं, एंजाइम होते हैं और ये जनरली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारी बॉडी में जो सेल मेम्ब्रेन्स होते हैं तो सेल मेम्ब्रेन में भी प्रेजेंट होते हैं और इनसाइड अ सेल मेम्ब्रेन में भी ये जनरली देखे जाते हैं। तो सपोज हमारे पास एक रेसेप्टर है और इसका हमें जो है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अगर हमको मालूम पड़ गया तो अब हम लोग क्या है, कंप्यूटर की हेल्प से कंप्यूटराइज तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस रेसेप्टर के करस्पॉन्डिंग जो यहाँ पे एक्टिव साइट बन रही है इसका हम लोग स्ट्रक्चर पता कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे कैसा फिटिंग लिगेंड्स होगा। फिटिंग लिगेंड्स मतलब समझ में आ रहा, फिटिंग लिगेंड मतलब ड्रग की बात कर रही है कि यहाँ पे हमने क्या है, कुछ ड्रग को ऐसा बनाना पड़ेगा जो कि क्या है यहाँ जाके तुरंत अप्रोच कर जाए। क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था, जब आपका जो रेसेप्टर है, जैसे ये आपका रेसेप्टर था, इस रेसेप्टर की ये एक्टिव साइट है, इस एक्टिव साइट में अगर आपकी ड्रग ने अप्रोच किया और आपकी ड्रग यहाँ पर को फिट हो गई, तभी जाके यहाँ पे आपको रेसेप्टर का कॉम्प्लेक्स मिलेगा और जब यहाँ पे आपका कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा उसके बाद ही क्या होगी, आपकी जो ड्रग है वो अपना एक्शन शो करेगी। अगर आपकी ड्रग क्या है इस रेसेप्टर पे फिट नहीं हो पा रही, आपका रेसेप्टर का एक्टिव साइट कुछ इस टाइप से और आपने ड्रग कुछ इस टाइप की डाली है, अगर ये यहाँ फिट ही नहीं होगी तो इनके बीच में कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं होगा और अगर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन ही नहीं होगा तो आपका जो ड्रग है वो अपना डिजायरेबल एक्शन शो नहीं करेगी। तो अब ये बोल रहा है कि अगर आपको जो रिसेप्टर है, जो एंजाइम है, उनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का नोन हो गया, उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पता चल गया है, तो अब आप कंप्यूटराइज तरीके से ये पता कर सकते हो कि उसमें कौन सा परफेक्टली फिटिंग लिगेंड आएगा, यानी कि उसमें कौन सा लिगेंड आपको किस साइज का, किस टाइप का आपने लिगेंड चाहिए जो उसमें परफेक्टली फिट हो जाए। क्योंकि अगर फिट नहीं होगा तो आपका एक्शन कैसे होगा। तो ये हम किसके थ्रू करते हैं, कंप्यूटराइज के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू करते हैं, यानी कि कंप्यूटराइज तरीके से करते हैं। तो इसे हम फिफ्थ स्टेप में इंक्लूड करते हैं कि कंप्यूटर असिस्टेड ड्रग डिजाइन। ओके, इस स्टेप आपको क्या बोल रहा है, सेरेंडिपिटी एंड द प्रिपेयर्ड माइंड। इसका मतलब क्या है, ये बोल रहा है कि जब भी आप ड्रग डिजाइन करते हैं तो उस समय आपका माइंड जो होना चाहिए वो प्रिपेयर्ड होना चाहिए। देखो हम जो कुछ काम करते हैं, तो जैसे कोई रिसर्च वगैरह चल रही है तो रिसर्च में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, कभी रिसर्च फेल हो जाती है, तो ये बोल रहा है आपका माइंड क्या होना चाहिए, प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि आपका, क्योंकि ना देखो कभी भी आपका रिजल्ट सही आ सकता है, कभी भी गलत हो सकता है। हम जो रिसर्चर्स जो होते हैं वो अपना जो ट्राई करते हैं वो 100% करते हैं, हर बार 100% करते हैं, लेकिन कभी वो फेल हो जाते हैं, कभी उनकी रिसर्च क्या हो जाती है, सक्सेसफुल हो जाती है। तो कुछ चीजें क्या होती है, सडन होती है, मतलब उन्हें सोचा नहीं होता है कि हाँ इस बार चीजें करेक्ट हो जाएंगी, लेकिन वो सडन क्या हो जाती है, करेक्ट हो जाती है। तो ये बोल रहा है कि आपका माइंड प्रिपेयर्ड होना चाहिए, क्योंकि कभी भी क्या आपका रिजल्ट सामने आ सकता है। तो ये बोल रहा है कि आपको क्या होनी चाहिए, सेरेंडिपिटी होनी चाहिए और आपका माइंड क्या होना चाहिए, प्रिपेयर्ड होना चाहिए। तो ये आपके क्या रहते हैं, 6 स्टेप रहते हैं जिनके थ्रू किसी भी ड्रग की डिजाइन की जाती है। ठीक है, तो होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल रहे। मैंने जिस ऊपर ऊपर से ट्राई किया, जितना आप मटेरियल आप लिख सकते हैं, क्योंकि हम फार्मेसी तो कर नहीं रहे कि ज्यादा मैं आपको डीप में लेके चलूं, बट जितना हो पाया मैंने आपके माइंड पे डालने के लिए ट्राई किया, आपको इतना क्लियर हो जाए। तो होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल रहे। तो अभी इस लेक्चर को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। अगर आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल रहा होगा तो प्लीज लेक्चर को लाइक करते हुए जाइएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके, तो अभी मेडिसिनल केमिस्ट्री का हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट कवर किया है। इसके बाद सारे नॉल बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पे कवर करनी है, तो वो सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट कराऊंगी। तो अभी